What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। नेवर रिप्लाई व्हेन यू आर एंग्री। कभी भी किसी को रिप्लाई नहीं करना चाहिए जब आप लोग गुस्से में हो, क्योंकि उसके बाद में आप लोगों को पछताना पड़ता है कि यार गुस्से में पता नहीं इंसान क्या क्या बोल जाता है, क्योंकि वो अपने होश में नहीं रहता है। नेवर मेक ए प्रोमिस व्हेन यू आर हैप्पी। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, तो जिस टाइम पर जो दशरथ रहता है वो पूरा खुश रहता है, तो कई सारे प्रोमिस कर देता है अपनी रानी से। बाद में राम को उसकी वजह से बनवास होता है। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी खुशी हो आप लोग किसी को प्रोमिस मत करो, क्योंकि खुशी खुशी में आप लोग कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हो सामने वाले के लिए। इसी के साथ में बोला गया नेवर मेक ए डिसीजन व्हेन यू आर सैड। अगर आप लोग सैड टाइम में कोई डिसीजन लेंगे तो वो आप लोगों की लाइफ पर ऐसा इंपैक्ट डालेगा कि आप लोग कभी उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुखी जब आप लोग होते हो, आप लोगों का जो माइंड होता है उस टाइम पर काम नहीं कर रहा होता है। अगर कोई भी डिसीजन आप लोगों को लेना है तो उस टाइम लो जब आप लोगों का माइंड जो है वो सबसे ज्यादा नॉर्मल हो। एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे और अपनी प्रॉब्लम को टैकल भी कर पाओगे। ये चीजें अगर लाइफ में आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी तो जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलेगी उससे आप लोग बाहर निकलते चले जाओगे। और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, नहीं यकीन है तो इनको लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखेगा। गुस्से में कभी किसी को कुछ मत बोलेगा और खुश होते टाइम कभी किसी को ये मत बोलेगा मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कभी भी दुख में कोई डिसीजन मत लेना। तो ये चीजें हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो आप लोगों का मैम बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये सीरियन डेजर्ट जाकर देखिएगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में यहां पर आप लोगों के सामने है थोड़ी सी अपडेट, जिसके बारे में एक बार आप लोग नजर डाल लीजिए। बात की जा रही है कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर। आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो केस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, वो 63 लाख केस हो चुके हैं। यहाँ पर इन 63 लाख में 3,77,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है और 29 लाख के करीब लोग जो हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो ये इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग माइंड में रख सकते हैं। इसी के साथ में सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है, जहां पर 18 लाख के करीब केस हैं और 1,06,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, जहां पर ये केस है 5,29,000 और 30,000 लोगों की जान जा चुकी है। हमारी कंट्री आप लोगों को मैंने बताया था 9वें से घटकर 7वें नंबर पर आ चुकी है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। टोटल 1,98,000 लोग यहाँ पर इससे ग्रसित हो चुके हैं। और यहाँ पर जो कल केस आए ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि 7,500 से भी ऊपर केस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। और इसी के साथ में 5,600 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। तो ये हमारी कंट्री की कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ से देखिए जो रिकवर किए गए हैं वो ये लोग हैं, और जो यहाँ पर कंफर्म केसेस देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर ही हैं। यानी कि रिकवरी और कंफर्मेशन में डबल का अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र आप लोगों के सामने यहाँ पर 70,000 क्रॉस कर चुके हैं आंकड़ा। फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु चल रहा है, तीसरे पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात चल रहा है। तो ये एक आंकड़ा है जो आप लोग आइडिया रखेगा। और जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है नंबर ऑफ केसेस की जो संख्या है वो एक्सपोनेंशियली यहां पर बढ़ रही है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आप लोग इंप्लीमेंट कीजिएगा कि प्रॉब्लम आने से पहले आप लोगों को थोड़ा सतर्क हो जाना है, वरना फिर प्रॉब्लम आएगी तो फिर टैकल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपनी हेल्थ आप लोगों के हाथ में है। ओके, काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। जिस तरीके से कोविड-19 की चपेट में ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी है डाउन जा रही है, तो उसके बारे में एनालिसिस किया गया। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आज का बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर। इंडिया और चाइना किस तरीके से अफ्रीका में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछूंगा जो एग्जाम में आप लोगों के आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को याद होगा संडे में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर, यानी कि वहां पर आज की डेट में जो लोग रह रहे हैं उनकी रहने की जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसको वहां पर एक तरीके से चेंज किया जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर कोई भी आकर जिस तरीके से कुछ कंडीशन रखी गई है कि वहां पर डोमिसाइल ले सकता है। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। तो उसकी वजह से कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया वहां पर, तो उसी के बारे में एनालिसिस किया गया है। तो ये आर्टिकल मैंने डिटेल में संडे में ही डिस्कस किया, यानी कि 2 ही दिन हुए, तो उसको आप लोग वहां से देख लीजिएगा। यहां पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत डिटेल में लगभग 20 से 25 मिनट में 20 मिनट के करीब लगभग ये आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है। तो यहां पर अगर करूंगा तो 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो जाएगा, तो कोई वेस्ट करने का टाइम का कोई मतलब नहीं है। तो वो कल वाली वीडियो, वो परसों वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, संडे वाली। ठीक है, काफी डिटेल में और कई सारी डायमेंशन मैंने डिस्कस किए वहां पर। इसी के साथ में यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है और ये वाला आर्टिकल है लेबर्स के बारे में। इन आर्टिकल को कंबाइन करके डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। और अभी आप लोगों को देखने को मिला साइक्लोन, कहां पर इसका इंपैक्ट रहा बहुत ज्यादा है, तो ये वेस्ट बंगाल और इसी के साथ में उड़ीसा पर काफी इंपैक्ट रहा। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है कि पास्ट में ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम साइक्लोन देखने को मिला है, पास्ट में बहुत बार साइक्लोन आ चुके हैं, पर लेकिन हम इस तरीके से प्रिपेयर नहीं है जिस तरीके से रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर होने की। तो ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि इंसान को कम से कम अगर एक बार गलती कर दे तो
उससे सीखकर चीजों को आगे लेकर बढ़े, पर लेकिन वो सिचुएशन यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। कई सारे पुराने साइक्लोन के नाम बताए गए, अलग अलग टाइम पर लोगों की जान जा रही है, सुनामी के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये वो सारी चीजें जो जनरल तरीके से आप लोग सारी चीजें जानते हैं कि हाँ अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। किस तरीके से पास्ट में जहां जहां कंट्री में अलग अलग ऐसी कंडीशन बनती है कि किस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, वार्निंग टाइम पर नहीं दी जा रही है, फिर टाइम पर वार्निंग आने के बाद भी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो वही तमाम मुद्दे यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, ये आर्टिकल जो है ये कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बार एसोसिएशन के बारे में खासकर, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। अगर आज इस आर्टिकल को टाइम नहीं मिला तो फिर इस आर्टिकल को किस दिन और डिस्कस कर लूंगा या फिर संडे में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। फिर ये काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है और यहाँ पर ये हो गया डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट काफी दिनों बाद थोड़ा डिफरेंट आया, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, कोई भी आर्टिकल आप लोगों का छूटेगा नहीं। जब भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप लोगों को वो आर्टिकल बाद में डिस्कस हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लिया कीजिए, बस आप लोग फोकस दीजिए कि रेगुलर लेक्चर सुनिए, क्योंकि उसके अंदर आप लोग जो चीजें हैं वो रिपीट भी होती रहती हैं और रिवीजन भी आप लोग का होता रहता है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक पीएम केयर फंड बनाया गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो ये जो पीएम केयर फंड बनाया गया था, इस फंड का नाम रखा गया था प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो यहां पर बेसिकली फंड इकट्ठा होगा उनके पास में सिटीजन असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि जनता पैसा देगी और वो जनता जो होगा वो रिलीफ के लिए यूज किया जाएगा कोविड-19 सिचुएशन जैसी इमरजेंसी के लिए। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो इनडायरेक्ट वे में बोले तो ये पीएम केयर जो फंड है ये जनता का पैसा है। पर लेकिन जब एक पर्सन के द्वारा यहां पर आरटीआई डाली गई यहां पर, तो आरटीआई बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें जानने का अधिकार है कि इसके अंदर कितना पैसा है और आप लोग कितना पैसा खर्च करेंगे। तो यहां पर जो पीएमओ है यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उन्होंने साफ साफ बताने से मना कर दिया। बोला कि ये कोई पब्लिक ऑथोरिटी नहीं है कि इसके बारे में आप लोग जानोगे। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इस तरीके से चीजों को छिपा रहा है तो कुछ ना कुछ तो यहां पर गड़बड़ चल रही है, आखिर सामने क्यों नहीं लेके आ रहा है। तो वही बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। पीएम केयर फंड में जनता ने पैसा इकट्ठा किया और जनता को नहीं बताया जा रहा है कि इस फंड के अंदर यहां पर पैसा कितना है और किस तरीके से इसको खर्च किया जाएगा। तो यहां से थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हां आखिर किया क्या जा रहा है इस पैसे के साथ में। चलिए, ये तो कार्टून है यहां पर जो अपनी एक तरीके से दास्तां सुना रहा है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग पीएम केयर के बारे में। पीएम केयर फंड जो है 28 मार्च 2020 में इसको क्रिएट किया गया था और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर है कि प्राइम मिनिस्टर तो इसके चेयरमैन होते हैं, इसी के साथ में जो इसके मेंबर होते हैं वो होम मिनिस्टर, इसी के साथ में फाइनेंस मिनिस्टर और यहां पर डिफेंस मिनिस्टर। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ये तीन मेंबर होते हैं, यानी कि अमित शाह जी, निर्मला सीतारमण जी और राजनाथ सिंह जी आज के डेट में इसके मेंबर हैं और चेयरमैन है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है, तो ये चार आदमी हैं यहां पर जिनके कंट्रोल में ये फंड है। तो जब आरटीआई गई और उसके द्वारा पूछा गया इसके बारे में तो इन्होंने बताने से मना कर दिया कि इसके अंदर कितना फंड इकट्ठा किया गया है। आगे बात करूं तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, जिसको सीएसआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोग। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा अगर पीएम केयर में जाता है तो उस पैसे का क्या किया जाता है, उस पैसे को टैक्स फ्री किया जाता है, टैक्स से एग्जेम्पशन दिया जाता है। पर लेकिन यहां पर बात की जा रही थी अगर चीफ मिनिस्टर के लिए कोई फंड ऐसा कोई जा रहा है तो उसको वहां पर इस तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दी जा रही थी, सीएसआर उसको नहीं माना जा रहा था। यानी कि कोशिश ये की जा रही थी कि सारा फंड पीएम केयर के अंदर ही आए, राज्य के पास में पैसा न जाए। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अब जब सारा फंड इकट्ठा हो गया तो उसको बताने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। तो ये भी एक काफी सोचने वाली बात है कि क्या कंडीशन यहां पर बनी हुई है। तो आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखना चाहेंगे, आप लोग यहां पर बता सकते हैं कि क्या जनता को पता होना चाहिए इसके बारे में, यस या फिर नो, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता से छिपाया जा रहा है, डोनेशन लेके बताया नहीं जा रहा है। तो ये थोड़ा सा कुछ अटपटा लगता है सुनने में भी। तो यही बातें यहां पर डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो आइए आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। उससे पहले आप लोग यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बात की जा रही है कि कैसे इंडिया और चाइना इन्वॉल्व रहते हैं अफ्रीका में, अपना अपना डिफरेंट तरीके से उनका इंटेंट रहता है, मेथड रहता है और आउटकम रहता है। यानी कि दोनों का जो काम करने का तरीका है अफ्रीका के अंदर में वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो उसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है और कोविड-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां पर ये बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को लिखिएगा, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें अपने हिसाब से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो ये आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया हर्ष वी पंत के द्वारा, जो कि यहां पर डायरेक्टर हैं स्टडीज एट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ओआरएफ जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर जो ये बेसिकली अभिषेक मिश्रा यहां पर जो जूनियर फेलो हैं दिल्ली के अंदर में, तो इन दोनों के द्वारा यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोग पहले एक बार यहां पर मैप में देखिए, फिर आप लोग समझ पाएंगे। ये जैसे अपनी प्यारी कंट्री होगी और ये हो गया हमारा पड़ोसी देश हरामी। ठीक है, तो यहां से आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आइए, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। तो यहां पर हम कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके बेस पर यहां पर चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर रिसोर्सेज तो काफी ज्यादा है पर लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है ताकि उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसी के बारे में यहां पर यह बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो यहां पर बात करते हैं कोविड-19 के पेंडेमिक के बारे में। कोविड-19 पेंडेमिक एक ग्रेट लेवल
बिल्डर का काम कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, सिचुएशन चेंज हो रही है। पर लेकिन अफ्रीका के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अफ्रीका की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। गरीब देश है, आप लोगों को पता है बहुत सारे अफ्रीकन हमारी कंट्री में भी आते हैं पढ़ने के लिए भी, इलाज कराने के लिए भी, तो वहां पर कोई ज्यादा फैसिलिटी अच्छी नहीं है कुछ इक्का दुक्का कंट्री को छोड़कर। तो इसलिए यहां पर जो आप लोग देखते हैं स्टार्टिंग में, तो यहां पर जो भी इनके द्वारा काम किया गया, जैसे पेंडेमिक जो आज के डेट में वहां पर भी पहुंच रहा है अफ्रीका कंट्री के अंदर भी, तो उसको स्टार्टिंग में कर्व किया गया, रोका गया उसको। पर लेकिन उनके पास में इतनी सारी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, जैसे मास्क वगैरह हो गया, वेंटिलेटर हो गया, बेसिक नेसेसिटीज हो गया, सोप वगैरह, ये सब चीजें, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। और कई सारी, जैसे आप लोग अगर बात करें नॉर्दर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में, तो यहां पर ये एक तरीके से रेगिस्तान वाला इलाका हो गया यहां पर, तो पानी वैसे भी नहीं देखने को मिलता, और बात की जाती है पानी से अच्छे से हाथों को धो, तो वो भी कई सारी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अफ्रीका जो है आज के डेट में वो क्रोनिक एक्सटर्नल एड के ऊपर डिपेंडेंट है। अलग अलग कंट्री जाकर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, वहां पर पैसा देती है, जिसके बेस पर इनकी रोजी रोटी चलती है। अफ्रीका की जो नीड है वो मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, वो आज की डेट में जो पब्लिक हेल्थ वर्कर की अगर आप लोग बात करें तो दूसरी कंट्री के ऊपर काफी अच्छे लेवल पर डिपेंडेंट रहती है। तो अफ्रीका को ये सारी चीजों की जरूरत है, और आज के डेट में हर एक कंट्री अपने ही ऊपर फोकस कर रही है, अपनी ही चीजों को संभालने में जुटी है। तो इसलिए यहां पर अफ्रीका के लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास में। पर फिर भी यहां पर दो ऐसी कंट्री हैं जो अलग अलग लेवल पर अफ्रीका के अंदर में खेलती हैं, एक तो है इंडिया और दूसरा है चाइना। यहां पर तो इंडिया और चाइना का जो मेडिकल असिस्टेंट है वो अफ्रीका में यहां पर पहुंच रहा है, पर लेकिन अफ्रीका में जिस तरीके से नीड बढ़ रही है उसके लिए आप लोग बोल नहीं सकते कि ये फुलफिल यहां पर है, पर हाँ अपना अपना एफर्ट यहां पर लगा रहे हैं, जिस तरीके से अफ्रीका के अंदर सिचुएशन देखने को अभी मिल रही है। अगर यहां पर बात कीजिए बीजिंग का जो डोनेशन डिप्लोमेसी होती है वो अलग है। बीजिंग कैसे खेलता है अफ्रीका के अंदर में और इंडिया कैसे खेलता है, उसमें आप लोगों को डिफरेंस देखना पड़ेगा। और ये बात कई जगह आर्टिकल में यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अफ्रीका के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। चाइना जो है वहां पर आज के डेट में काफी अच्छे लेवल पर हेल्प प्रोवाइड करा रहा है पेंडेमिक से लड़ने के लिए। कई सारी मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, किट्स वगैरह, वेंटिलेटर्स वगैरह, ये सारी चीजें सेवरल अफ्रीकन कंट्री में इनके द्वारा भेज दी गई हैं। जो यहाँ पर इसी के साथ में जो बीजिंग है वो कई सारी चीजें डोनेट भी यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि जो हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सुधारा जा सके। चाइना के कई सारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जैसे कि जैकमा हो गए, जैकमा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये जो पर्सनैलिटी है ये भी कई सारे डोनेशन यहां पर दे चुके हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो इस तरीके से जो कंसाइनमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है। इथोपियन एयरक्राफ्ट में यहां पर चीजें भेजी जा रही हैं। तो ये जो कंडीशन है आज के डेट में चाइना जो अफ्रीका के अंदर इतना ज्यादा यहां पर एम्फेसिस दे रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेट कर रहा है दोनों लेवल पर, पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट भी काम कर रही है और प्राइवेट मेंबर भी वहां पर काम कर रहे हैं। तो ये जो चाइना का मेडिकल सप्लाई यहां पर मेडिकल एक्सपर्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, ये कॉज ऑफ कंसर्न यहां पर बोला जा रहा है। क्योंकि कई बार जो इनके मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं आप लोगों को पता है उनकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं होती है। अलग अलग कंट्री के द्वारा भी कई बार चाइना के जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो वही सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो बीजिंग की जो डिप्लोमेसी है वो आज के डेट में 3 बातों पर फोकस देकर इतना ये इंटरेस्ट इसमें ले रहे हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो ये शिफ्ट करना चाहते हैं फोकस, जो यहां पर आज के डेट में बोलते हैं ना कि ओरिजिन कहां से आया इस वायरस का, तो वुहान वायरस बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको चाइनीज वायरस बोलते हैं। स्टार्टिंग में इसको नोवल कोरोना वायरस बोला गया, अब इसको कोविड-19 बोलते हैं। तो सब लोग ये बोले कि चाइना के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये रियलिटी में किसी मार्केट से निकल के आया या फिर ये लेबोरेटरी में बना के इसको किसी पे छोड़ने की कोशिश की जा रही थी, यहां पर अलग से मिसफायर हो गया वहां पर। तो ये कंडीशन यहां पर बोली जा रही है, पर लेकिन चाइना इसके लिए अलाउ नहीं है। तो उससे एक तरीके से ध्यान भटकाने के लिए चाइना इंडिया के साथ में रिलेशन बेकार कर रहा है, अलग अलग बाउंड्री इश्यूज उठा रहा है। इसी के साथ में साउथ चाइना सी में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसी एक्टिविटी चाइना कर रहे हैं यहां पर, ताकि जो ध्यान है वो दूसरी साइड में चला जा सके। इसी के साथ में अलग अलग कंट्री की हेल्प कर रहे हैं, तो उनको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम दिक्कत में रहोगे तो मैं ही तुम्हारा काम आऊंगा। इसी के साथ में अपनी जो इमेज उसकी खराब होती जा रही है आज के डेट में, उसको मेक ओवर करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। तो ये मुद्दे हैं जिन पर चाइना यहां पर फोकस देकर आज के डेट में चल रहा है। यानी कि चाइना है एक तरीके से दोगला इंसान, वो उसके हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। तो वही सिचुएशन आप लोगों को यहां पर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जो ये हरकतें कर रहा है, इसकी जो ये डिप्लोमेसी है ये कामयाब भी हो रही है। कई सारी ऐसे एरिया हैं जहां पर जैसे ग्वांगझू सिटी के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था अफ्रीकन जो नेशनल है उनके साथ में। पर लेकिन इनके द्वारा जिस तरीके का पॉलिटिकल कंट्रोल देखने को मिलता है बीजिंग का अलग अलग अफ्रीकन कंट्री के ऊपर, तो काफी शानदार है। तो इसी यहां पर जो पॉलिटिकल क्राइसिस बीजिंग के अंदर देखने को मिला, तो लोगों ने उसके अपोजिट में एक तरीके से रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया कि चाइनीज जो सक्सेसफुल हो गए चीजों को कंट्रोल करने में अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, और जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन जो है अफ्रीकन कंट्री के जो इशू है कहीं ना कहीं उसको साइड में कर चला गया। यानी कि चाइना की जो पकड़ है वो काफी ज्यादा आप लोग बोल सकते हैं आज के डेट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ते हैं
और यहाँ पर जो इसका ये वर्चस्व है यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, इसको चाइना अलग अलग तरीके से यूज भी करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि अफ्रीका की सपोर्ट उसको मिल जाती है, जैसे चाइनीज कैंडिडेट है यहाँ पर ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनना है, ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर सपोर्ट मिल गई। कहीं पर भी देखिए क्या होता है, वोटिंग होती है, तो किसी कंट्री को अगर इस तरीके से आज के में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर लगभग 54 कंट्री है, 54 में से 2 जो है यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इतनी सारी कंट्री किसी पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट करेंगे तो आराम से वो किसी भी पोजीशन पर बैठ सकता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह है, पर लेकिन फिर भी आज के में क्रेडिबिलिटी इशू आप लोगों को चाइना का देखने को मिलेगा अफ्रीकन लोगों के अंदर, अफ्रीकन मीडिया के अंदर, अफ्रीकन सोसाइटी के अंदर, क्योंकि चाइनीज क्या करते हैं वहां पर अपने फायदे के लिए ज्यादा जाते हैं, दूसरे के फायदे के बारे में कम बात करते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो अविवेकपूर्ण तरीके से यहां पर सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। चाइनीज जो डोनेशन डिप्लोमेसी है अफ्रीका के लिए कोविड-19 के चलते, वो मिक्स्ड रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जिस तरीके से यहां पर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये यहां पर यूज करते हैं, तो उसके लिए यहां पर ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। यानी कि चाइना ऐसा है कि जो अपने पिताश्री की भी हेल्प नहीं करेगा बिना फायदे के, अगर उसको फायदा वहां पर नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन है चाइना की। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का काम करने का तरीका काफी एक तरीके से डिफरेंट है, और आज के में एक अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है पेंडेमिक को, कि पेंडेमिक है यहाँ पर, तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कैसे वो सिचुएशन को टैकल कर सकता है, किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पर इंडिया भी निभा सकता है अच्छे लेवल पर। फैक्ट है कि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्स है, चाइना जितने अमीर तो भैया हम है नहीं कि किसी भी हद तक जाकर हेल्प कर देंगे, एक लिमिटेड तरीके से हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज की जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखते हैं आज के में, हम लोग काफी अच्छे से यहाँ पर अफ्रीका के अंदर चीजों की हेल्प कर रहे हैं, और रेस्पॉन्सिबल रिलायबल ग्लोबल स्टेक होल्डर आप लोगों को देखने को मिलता है। इंडिया और अफ्रीका एक दूसरे के साथ में जब मिलकर काम करते हैं, तो इंडिया का जो डेवलपमेंट असिस्टेंट है वो रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आता है। जैसे चाइना का क्या है, चाइना का दिखावा है ऊपर ऊपर तक, पर इंडिया जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर आप लोगों को इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आता है। तो सेंट्रल प्लेस रहता है इंडियन की जो गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसीज है, उसमें भी अफ्रीका का काफी बड़ा, आप लोग खासकर लास्ट 6 ईयर से अगर देखोगे तो जो फोकस है इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस यहां पर डिप्लोमेसी का, उसी के चलते 18 न्यू एम्बेसी यहां पर भी रिसेंटली ओपन की गई है, ठीक है। तो रिलेशन अच्छे बन रहे हैं उसी की वजह से, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इंप्रूव हो रहे हैं इंडिया के प्रोजेक्ट यहां पर इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो यहां से ये समझ में आता है कि इंडिया का जो एक तरीके से रेस्पेक्ट है, आप लोग ये बड़ी सही रहेगा, इंडिया का जो रेस्पेक्ट है अफ्रीका के अंदर में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप लोग चाइना की रेस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, जबकि चाइना ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर लेकिन वो उतना ही ज्यादा वहां पर चीजों को लूट भी रहा है। और आप लोगों को पता है हमारी कंट्री हब मानी जाती है जेनरिक मेडिसिन की, जिस तरीके से जो सस्ती दवाइयां होती हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे कि आज की डेट में कोई दवाई है ए, उसका पेटेंट रहता है 18 से 20 साल का, जब वो पेटेंट खत्म हो जाता है तो फिर वो सॉल्ट यूज कर उस रिसर्च एंड स्टडी को यूज कर उसकी जेनरिक दवाई बनाई जाती है। अगर ये 1000 की है तो यहां पर ये जो दवाई रहेगी ये 100 रुपीज तक की आप लोगों को मिल जाएगी। तो सस्ती दवाई हो जाती है क्योंकि पेटेंट खत्म हो जाता है। तो सस्ती दवाई बनाने में इंडिया काफी टॉप पर है। हमारी जो फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारे, वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। 40% के करीब इंडिया का एक्सपोर्ट जो अफ्रीकन मार्केट में ये सारी चीजों का देखने को मिलता है। तो ये हमारी कंट्री का एक तरीके से काफी अच्छा मार्केट भी आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में कंसाइनमेंट की बारे में बात करते हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यहां पर जो है और पैरासीटामोल, ये लगभग 25 अफ्रीकन कंट्रीज को हमारे द्वारा ये सप्लाई की गई। एडिशनल डॉक्टर और यहां पर जो पैरामेडिक्स जो भी स्टाफ वगैरह है वो भी सेंड किए गए। लगभग यहां पर 600 मिलियन यानी कि $7.9 मिलियन की बात की जाए तो हम लोग कमर्शियल और ग्रांट बेसिस पर यहां पर अब तक हेल्प कर चुके हैं। अफ्रीका इंडियन ओशन के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉरिशस हो गया, सेशल्स, कोमोरोस और मेडागास्कर, ये जो बेसिकली एरिया हो गए। ये जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कंप्लीट एक लेक्चर के अंदर में, इंडियन जो मिशन सागर है, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा मिशन सागर बाय वीर, तो आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग जो इंडियन ओशन के अंदर जो कंट्री हैं उनको अपने साथ में मिलकर काम करा सकते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और किस तरीके से यहां पर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडागास्कर वाला ये वाले रीजन की यहां पर बात की जा रही है। तो इंडिया जो है यहां पर अच्छे लेवल पर काम कर रहा है और वो अच्छा भी लग रहा है यहां पर जिन कंट्री के अंदर यहां पर काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कुछ सामान आना ले जाना है, वो सारी बातें, लॉजिस्टिक, वो सारी चीजें। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग लेवल पर यहां पर इस अफ्रीका के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारा काम करने का तरीका अलग है और चाइना का काम करने का तरीका अलग है, तो उसके बेस पर रिजल्ट भी आप लोगों को अलग देखने को मिल रहा है। एक टाइमली इनिशिएटिव यहां पर EITEC कोविड-19 मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजी के बारे में बात की जा रही है, जो कि एक तरीके से एम है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो अफ्रीकन और इसी के साथ में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जो नेशन है वो शेयर कर सके इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट की जो हेल्प है यहां पर इन कंट्रीज के अंदर में। तो इसके चलते ये हमारी कंट्री की जो हेल्प है, ये नाइजीरिया, केनिया, मॉरिशस, इसी के साथ में नामीबिया, तो इनको काफी इसका फायदा देखने को मिला। अक्रॉस द अफ्रीका अगर
अगर आप लोग बात करोगे तो हमारी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो काफी बेस्ट प्रैक्टिस का माना जा रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है जब हमारी कंट्री यहां पर जाकर काम करती है। तो इस तरीके से ग्रोइंग इंटरेस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ड्रग और वैक्सीन के ऊपर और ज्यादा फोकस देते हैं, जिससे कि यहां पर और ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अफ्रीकन कंट्रीज में जो मॉरिशस है यहां पर वो पुश कर रही है हेल्थ केयर पार्टनरशिप के लिए ट्रेडिशनल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह हो गई हमारी कंट्री की, यानी कि इसमें भी अफ्रीकन कंट्री यहां पर इंटरेस्ट ले रही है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इंडियन कम्युनिटी जो है स्पेशली जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में वो काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है, खासकर अवेयरनेस फैलाने के लिए भी। यानी कि एक वो नहीं कहते कि हम लोग ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, चाइना ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहा है, रियलिटी में इंपैक्ट हमारी कंट्री डाल रही है जनता तक पहुंच कर। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी यहां पर रिजल्ट जैसा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में जो इंडियन बिजनेसमैन है कई सारे नाइजीरिया और केनिया में यहां पर वो भी डोनेट कर रहे हैं रेस्पेक्टिव नेशनल इमरजेंसी के रेस्पॉन्स फंड में। इसी के साथ में कंट्री स्पेसिफिक चैप्टर अगर बात करें यहां पर, जैसे गुरुद्वारा हो गए, टेंपल्स हो गए, वो कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कई सारी चीजें, सैनिटाइजर वगैरह, ये सब चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा, डिसइंफेक्टेंट्स, ये सब चीजें एक तरह से हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जब हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया कि चाइना किस लेवल पर खेल रहा है और हम लोग किस लेवल पर खेल रहा है, तो दोनों की अप्रोच में आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा एक तरीके से। चाइना और इंडिया की अप्रोच में कॉन्ट्रास्ट क्या है उसको हम लोग समझ सकते हैं। जो चाइना है आप और इंडिया है आप, वो हालांकि दोनों हेल्थ और डिप्लोमेसी दोनों पर खेल रहे हैं, पर लेकिन दोनों की पोजीशन जो है वो अफ्रीका के अंदर आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगी। पहले चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना के बारे में क्रिटिकल 3 बातें यहां पर बोली गई हैं। मनी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और जो यहां पर एलाइट ग्रुप है बेसिकली इनका वेल्थ क्रिएट करने वाला, वो यहां पर फोकस रहता है। स्ट्रॉन्ग स्टेट टू स्टेट रिलेशन के ऊपर फोकस की जाती है और इसी के साथ में ज्यादा लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहती है। ठीक है, लोगों से लोगों का कांटेक्ट पर उससे ज्यादा फोकस नहीं रहता है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वहां से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि रिसोर्स नहीं, रॉ मटेरियल निकाल लिया, जैसे आयरन और निकाल ली, अपने कंट्री में जाके आयरन बना लिया, फिर लाके सप्लाई कर दिया। तो ये वो काम करते हैं जैसे अंग्रेज नहीं करते थे, कॉलोनी बनाकर कि यहाँ रॉ मटेरियल निकाले, कपास ले गए हमारे यहाँ से अपनी कंट्री में, फिर वहां पे उसके कपड़े बनाए और हमारी ही कंट्री में लाकर वापसी भेज दिया। तो यही काम यहाँ पर चाइना अफ्रीका के अंदर करा है, एक तरीके से कॉलोनी बना लिया है उसने आज के टाइम में मॉडर्न एक वर्ल्ड में भी यहाँ पर। तो ये इसीलिए यहां पर चाइना क्या करता है, ह्यूज लोन देता है यहां पर, तो डेट क्राइसिस में चीजें फंस जाती हैं, तो उसके चलते सिचुएशन जो है वो अलग लेवल पर पहुंच जाती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो अप्रोच है ऑन द अदर हैंड यहां पर वो फोकस्ड है यहां पर बिल्ड करने के लिए लोकल कैपेसिटी और इसी के साथ में इक्वल पार्टनरशिप। अफ्रीका के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर अफ्रीका तो एक तरीके से अलग कंडीशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। ठीक है, अफ्रीका के अंदर देखिए इंडिया की जो अप्रोच है वो एक तरीके से अदर है और चाइना की अप्रोच अलग है। तो इंडियन अप्रोच जो है यहां पर वो अलग लेवल पर यहां पर कैपेबिलिटी और इक्वल पार्टनरशिप में काम करते हैं। ठीक है, पर लेकिन चाइना मैंने अभी आप लोगों को बताया वो अलग लेवल पर काम कर रहा है। तो 2 पावर जो आज के डेट में अगर देखें अफ्रीका में अलग अलग लेवल अलग अलग मॉडल पर काम कर रही है। दोनों इंडिया और चाइना जो है वो फाइंड करेंगे किस तरीके से आगे चीजें लेकर चलनी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो ये आगे आने वाले टाइम में और सिचुएशन देखने को मिलेगी कि कौन सर्वाइव कर सकता है। अभी दोनों दौड़ रहे हैं यहां पर अपने अपने लेवल पर लेकिन एक्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर कौन सर्वाइव करेगा वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो ये था कंप्लीट एक शानदार आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोग को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा। जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे देख लीजिएगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतने शब्द में लिखना है 200 से 250, और अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 से ये यहां पर 150 वर्ड में आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। डीमोनेटाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताया, जब डीमोनेटाइजेशन हो रहा था तो सब ये कह रहे थे कि ये भैया डीमोनेटाइजेशन का, खासकर गवर्नमेंट ये बोले थे डीमोनेटाइजेशन का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर उसी के चलते जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी ह्यूज अपनी कंट्री में देखने को मिल रहा था उसी के टाइम पर। इसी के साथ में सिचुएशन जो है वो उस टाइम पर तो इंपैक्ट पड़ा, जो भी पड़ा, आगे चलकर फिर इकोनॉमी जो बर्बाद हो रही थी वो सारी चीजें हम लोग को देखने को मिली। पहले डीमोनेटाइजेशन होगा उसके डर से लोगों ने काम नहीं किया ढंग से, फिर जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया, उस तरीके सिचुएशन खराब हो गई और फिर यहां पर कोविड-19 ने अब रही सही कसर पूरी कर दी। तो इसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है आज के डेट में, और आने वाले टाइम में कहीं लग नहीं रहा है कि जल्दी से चीजें रिकवर कर पाएंगी, जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। जो लॉकडाउन है वो काफी एक बुरी कंडीशन क्रिएट कर यहां पर चला गया। जीडीपी के बारे में बात करें, जनवरी से मार्च के क्वार्टर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इसके चलते जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस निकल कर आया, लॉकडाउन लगा दिया गया, तो ये काफी लो लेवल पर चीजें पहुंच गई। तो जो एस्टिमेट यहां पर निकल के आ रहा है, यहां पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस के द्वारा, उसमें देखने को मिला 3.1% आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो 11 साल में सबसे स्लोएस्ट यहां पर मोड पर आ गया है। गवर्नमेंट जो कह रही है वो इंपैक्ट है
कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लॉकडाउन का, पर लेकिन जल्दी से यहां पर चीजें रिकवर करती हुई नजर नहीं आ रही है कि यहां पर जल्दी से चीजें रिकवर करती हुई नजर आएंगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी अवस्था में चीजें फंस गई हैं यहां पर, ठीक है। ग्रोस वैल्यू एडिड जो है वो भी काफी लो लेवल पर पहुंच रहे हैं। ग्रोस वैल्यू एडिड क्या होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया की जब ग्रोथ आप लोग देखते हैं, जीडीपी तो पूरी कंट्री ग्रोथ देखते हैं, ये स्पेसिफिक एरिया की ग्रोथ आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर नोवल कोरोना वायरस जिस तरीके से यहां पर कंडीशन बन रहे हैं, तो किस तरीके से यहां पर ये सिचुएशन सुधरेगी, वो चीजें अभी यहां पर इसके बारे में आप लोग आगे देखने को मिलेगा, और जल्दी से चीजें यहां से सुधरने वाली नहीं है, ये भी बात बोली जा रही है। 4 आउट ऑफ जो 8 इंडस्ट्री है, जो सेक्टर है यहां पर खासकर बात करते हैं, तो यहां पर 8 इंडस्ट्री जो सेक्टर है यहां पर वो लगभग आज की डेट में बोल रहा है कि सबसे वर्स्ट कंडीशन में यहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बात करें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, अगर मान लीजिए कोई पेन बना रहा है, कोई कॉपी बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, वो यहां पर काफी लो लेवल पर पहुंच गया है, यानी कि 1.4% की कैटेगरी आप लोग बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे कि डैम बनाना है, रोड बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, वहां पर भी घटा के सबसे नीचे आ चुके हैं। और ये दो ऐसे एरिया हैं जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराते हैं, और इनकी ही कहानी खराब हो चुकी है। तो इसके चलते ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, रियल इस्टेट और जो प्रोफेशनल जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वहां भी आप लोग काफी कंडीशन देखने को मिलेगी, और जो ग्रोथ है वो काफी लो लेवल पर यहां पर आ चुकी है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो यहां पर डेटा होता है ये याद आप लोगों को नहीं रखना है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है बड़ी जल्दी जल्दी। तो ऐसा जो डेटा होता है 2 महीने में आ रहा है, 3 महीने में आ रहा है, उसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्योंकि ये जो डेटा होता है काफी जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है। अभी एस्टिमेशन बताया गया, फिर कुछ और बोलोगे, फिर एस्टिमेशन बता दिया, तो ऐसे डेटा को रटना नहीं है, ठीक है। अभी जो बात की जा रही है, जो यहां पर चीजें इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक दलदल में फंसी हुई है, क्योंकि डिमांड जो है वो बिल्कुल सूख चुकी है। मार्केट में अगर डिमांड नहीं रहेगी, आप लोग बना लो जितने कपड़े आप लोग बनाने, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। बना लो जितने टीवी आप लोगों को बनाने, बाइक बनानी है, कार बनानी है, कोई खरीदने वाला नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कंपनी बनाना बंद कर देंगी। अब बनाना बंद करेंगी तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जॉब से निकालेंगे, क्योंकि भैया गाड़ी नहीं है मार्केट में निकल रही है। तो सिचुएशन जो है वो पूरा एक साइकिल में घूम जाती है। तो जिस तरीके की चीजें बन गई है दलदल में से आदमी डूबता ही चला जाता है, जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता है। प्राइवेट कंजप्शन स्पेंडिंग जो है, जो जनता यहां पर खर्च करती है, वो घटकर काफी लो लेवल पर आ चुकी है, ठीक है, जो कि लगभग 55 से 60% जीडीपी की होती थी। तो डाउन ग्रेड जो ग्रोथ दिख रहा है वो 2.7% के करीब आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, और ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में आप लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 6.5 से यहां पर सुकड़ चुका है। जैसे आप लोगों को एक यहां पर ये डेटा पॉइंट बता देता हूं जो आज के ही न्यूज़पेपर का है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जब कट किया गया ना कॉर्पोरेट टैक्स अंदर में, तो उनको यह लग रहा था कि आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जनता के हाथ में पैसा आएगा, चीजें आगे चलेंगी, जॉब बढ़ेगी, वो सारी चीजें देखने को मिली थी। पर लेकिन वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई जैसे यहां पर कोविड-19 की सिचुएशन सामने निकल कर आई। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, यहां पर जो कंडीशन है, यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स को नीचे घटाने का पर्पज ये था कि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके, पर लेकिन सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो रही है यहां पर, जैसे आप लोग ग्राउंड लेवल पर देख सकते हैं। जिस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया, पर लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कोई निकल के यहां पर आ ही नहीं रहा है, फिर भी यहां पर चीजें नीचे लेवल पर जाती जा रही हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू भी यहां पर नहीं आ पा रहा है, नेगेटिव में चीजें पहुंच रही हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, यहां पर ओवर एस्टिमेशन लेने लगा रहा है, कि चीजें ओवर एस्टिमेट कर ली गई थी, और जिस तरीके से कोविड-19 आया तो फिर उसने सबकी औकात दिखा दी कि हाँ तुम क्या करके चल रहे थे और रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर क्या है, तो वो बता दिया गया यहां पर। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें, ये जो बात की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट जो खत्म होता ही जा रहा है, तो करंट जो आज के डेट में डेटा जो यहां पर निकल आ रहा है करंट फिस्कल का यहां पर ये, ठीक है, तो ये डिजास्टर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो काफी लॉकडाउन का इंपैक्ट इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। जो कोर सेक्टर होते हैं, कोर सेक्टर कौन से होते हैं, इनके ऊपर आप लोग एक बार नजर डाल लीजिए। जैसे कि कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कोर सेक्टर होते हैं। तो यहां पर ये कोर सेक्टर जो होते हैं, ये आईआईपी में अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं, और यहां पर बेस ईयर जो होता है वो है 2011-12, ठीक है। तो ये आज की डेट में आप लोग देखते हैं ये भी सिकुड़कर काफी नीचे यहां पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आईआईपी क्या होता है, इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहां पर भी अलार्मिंग कंडीशन देखने को मिल रही है। तो 38% के करीब यहां पर पहुंच चुकी हैं चीजें, जबकि 40% यहां पर जो इंडस्ट्रीज है, यहां पर ये 8 इंडस्ट्री, ये यहां पर इनकी रिप्रेजेंटेशन आईआईपी में, यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% इन्हीं की परसेंटेज यहां पर रहती है। एक्सपोर्ट जो है 60% के करीब यहां पर गिर चुके आगे नीचे आके। आरबीआई ने कट किया इंटरेस्ट रेट ताकि जनता के हाथ में पैसे जाए, चीजें आगे बढ़े, उसका भी कोई ज्यादा इंपैक्ट आने वाले टाइम में हालांकि चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो सिचुएशन बात की बात है। तो सेंटर को यहां पर रियलाइज करना चाहिए, चीजों को मेटेरियलाइज करना चाहिए, ये एक सजेशन भी यहां पर दिया जा रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोयला कितना परसेंट है यहाँ पर, तो 10% है यहाँ पर, क्रूड ऑयल 9% के करीब है, नेचुरल गैस यहाँ पर 6 to 7% के करीब है, रिफाइनरी प्रोडक्ट यहाँ पर 28%, जो कि सबसे ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर स्टील। तो ये आप लोग याद रखिएगा, टोटल मिलाकर 100% है। तो इसके बारे में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो आज की डेट में अगर फोकस दिया जाए तो क्रेडिट इनहेंसमेंट के बारे में फोकस की जा रही है, इसी के साथ में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यहाँ पर लेकर आने ताकि जनता तक ये चीजें पहुंच सके। ठीक है, तो मैसिव जो फिस्कल स्टिमुलस आप लोगों को देना पड़ेगा, जनता के हाथ में कैश आए, कंज्यूमर के हाथ में जॉबलेस यूथ आज के डेट में हो चुका है, उसकी डिमांड के चलते चीजें रिवाइव कर आप लोगों को इकोनॉमी को सुधारना पड़ेगा, तो तब जाकर थोड़ी सी चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी, वरना हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये वर्क फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क फोर्स लेबर फोर्स के बारे में आज की डेट में आप लोग देखिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कई सारे आर्टिकल की, कई सारे राज्य ने क्या किया है कि जो इंडस्ट्रीज है उनको ज्यादा फेवर किया जा रहा है और जो यहां पर जनता है उसको साइड में किया जा रहा है, यानी कि इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो वहां से उबर सके कोविड-19 से, और वर्कर के ऊपर अत्याचार करने के लिए उनके अलाउ किया जा रहा था। तो ऐसी बात बोलेगी। इसका क्या मतलब था? इसका यह मतलब था कि जो 8 घंटे काम कर रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि 12-12 घंटे काम करो, तो 12×72 यानी कि 72 घंटे मिनिमम आप लोग काम करो। नॉर्मली जो अच्छी कंट्री होती है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 40 या फिर 36 घंटे करीब काम करते हैं पूरे हफ्ते में, और यहां पर उसका डबल काम कराने की बात यहां पर की जा रही है, और बोला जा रहा है कि सैलरी के बारे में मत बोलना कि सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे यह समझ में आता है कि वर्कर की कंडीशन जो है वो और ज्यादा बेकार यहां पर होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर आज के डेट में नेशनल लॉकडाउन के चलते ये तो जाहिर तौर पर आप लोग बोल ही सकते हैं कि जो आज के डेट में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारी कंट्री का, ठीक है, तो वहां पर कंप्लीटली डिसएरे यानी कि अव्यवस्था हो चुकी है, कंप्लीटली सिचुएशन जो है वो तितर बितर हो चुकी है। जिस तरीके से सिचुएशन है, जो फ्यू मिलियंस जो वर्कर्स है आज के डेट में वो अपने घर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कहते हैं यहां पर रिसोर्सेज खत्म हो गए थे और कुछ के पास में यहां पर रहने के लिए स्पेस नहीं बचा था, जिसके चलते कंडीशन को आगे वो सुधार सकते। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग ये सब चीजें और दुनियादारी जो चल रही थी वायरस को ध्यान में रखते हुए, तो लोगों ने अपने अपने घर को निकलना ज्यादा पसंद समझा। रास्ते में पुलिस भी फेस करनी पड़ी उनको कई जगह लेवल पर, तब जाकर यहां पर बाद में कुछ ट्रेन और बसेस वगैरह यहां पर चलाई गई। तो ये जो सारी सिचुएशन है आप लोगों को ये हर एक स्टेट में आप लोगों को देखने को मिली। इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर हैं आज के डेट में, वो आज के डेट में 10% के करीब वर्कफोर्स जो है आज के डेट में वो फॉर्मल इंप्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का फायदा उठाते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो लोग हैं आज के डेट में वो इनफॉर्मल सेक्टर है 90% के करीब। ओनली 10% जनता ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको फायदा देने के लिए कोई ना कोई बैठा है, पर 90% कौन है? उनको कोई फायदा देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और जिनको फायदा देने के लिए बैठा है उनकी भी यहां पर सैलरी कट हो रही है, उनको भी पैसा पूरा नहीं मिल रहा है, तो वो भी सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है यहां पर ये अक्रॉस द सेक्टर, ये इसका इंपैक्ट आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि जो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ी सी यहां पर ईज की गई है, पर लेकिन उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। जो यहां पर आज के डेट में लेबर मिनिस्ट्री है उसने भी फुसलाने वाली बातें बोली है कई बार यहां पर कि वर्कर्स के साथ में ये किया जाएगा वो किया जाएगा, पर लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर देखा गया तो एग्जैक्टली यहां पर चीजें देखने को नहीं मिली। इवन एक्टर्स जो है जैसे सोनू सूद जैसे एक्टर है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, पॉलिटिशियन इतने सारे हैं हमारी कंट्री में वो सामने नहीं निकल कर आ रहे हैं कि हाँ हेल्प भी की जानी चाहिए। क्या समझ रहे हो कि जिनको जनता ने वोट देकर बैठा रखा है वो सामने निकल कर नहीं है, इतनी जनता परेशान थी सड़कों पर। तो ये काफी एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल कंडीशन देखने को मिल रही थी। वही नेता है जो आकर इसी जनता के चरणों में गिरते हैं जब यहां पर वोट की जरूरत पड़ती है, और कोई भी यहां पर आकर नहीं देखा, चाहे वो यहां पर कांग्रेस पार्टी का हो चाहे यहां पर बीजेपी का हो, सब बैठे बैठे कमेंट पास कर रहे हैं और सब ट्विटर पर लगे हुए हैं कमेंट करने में, सब अपने अपनी चीजों को ट्रेंडिंग करा रहे हैं, वहां पर ट्रोल करा रहे हैं चीजों को, पर लेकिन एग्जैक्टली ग्राउंड पर आकर किसी ने काम करने की कोशिश नहीं की, जिसके चलते बहुत सारे वर्कर की जान भी चलेगी। तो ये सिचुएशन हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है। रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, यहां पर स्टैट्यूटरी वेज पेमेंट की भी बात की गई यहां पर लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो आप लोग समझ ही रहे हैं। बहुत सारे स्टेट जो है वो टेम्परेरी यहां पर ऑफर भी कर रहे हैं चीजों को कि हाँ ये करेंगे हम लोग, अलग से चीजों को लेकर आएंगे, पर लेकिन एग्जैक्टली कितना यहां पर चीजें आप लोग कर पाएंगे वो तो उससे पता चलेगा कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको आप लोग कैसे टैकल कर पाओगे, उनको जॉब प्रोवाइड करा पाओगे, उनको रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करा पाओगे। क्वारंटीन तक की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जा रही है, लोग जो है अपने हिसाब से अपने आप चीजों में ढल रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात फिर से यहां पर हो जा रही है। वर्कर जो है वो डर के मारे यहां पर भाग रहे हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी, बेचारे सोच रहे हैं कि यहां से निकल लो यार वरना यहां पर मर जाएंगे। तो इसके चलते यहां पर उनके पास में कोई ऐसी इनकम भी नहीं है, क्योंकि जो बची हुई है वो यहां पर आज के दिन में ऐसा भी हुआ कि बसों के टिकट तक भी यहां पर उनसे ले लिए गए हैं। तो एक सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो पहला स्टेप तो सेफ्टी था, यहां पर इमरजेंसी इनकम उनको प्रोवाइड करानी थी, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यहां पर। अब यहां पर जो आने वाले टाइम में अगर चाहते हैं कि चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाए, रिटर्न जो वर्क, देखिए मान लीजिए अगर कहीं काम करने जाएंगे तो आप लोगों का मन लगेगा हाँ वहां पर अच्छी सिचुएशन मिलेगी, कंडीशन अच्छी रहेगी, फिर से कोई ऐसी बुरी कंडीशन में नहीं फंसेंगे, तो तभी
भी तो यहां पर आएंगे। तो अर्बन और इंडस्ट्रियल हाउसिंग, इसी के साथ में वर्क प्लेस सोसाइटी सिक्योरिटी और मिनिमम वेज स्टैंडर्ड, ये कहीं पर भी इनको यहां पर नहीं मिलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब सिटी में कोई वर्कर काम करने जाते हैं, किसी रेलवे ट्रैक के पास में पड़ा होगा, कोई झुकी झोपड़ी आसपास में कोई आप लोगों को देखने को मिलेगी, कई जो बड़े बड़े पाइप नहीं होते हैं उनमें अपना घर बनाकर वहां पर उसके अंदर में रह रहे हैं। मतलब सिचुएशन बड़ी ही दयनीय होती है। और ये वही लोग हैं जिसकी वजह से ये आज के दिन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी सिटी खड़ी हो गई है, उन्हीं वर्कर्स को वहां पर रहने के लिए जगह नहीं है। तो यहां पर ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं जो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो इसी में यहां पर राइटर सजेशन दे रहे हैं कि सारे स्टेट के साथ मिलकर काम करना चाहिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसी के साथ में जो इनइफेक्टिव जो पेपर लॉज हैं, इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्क एक्ट 1979, उनको भी यहां पर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंडीशन अगर खराब होती है ना, वो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप लोग चीजों को सुधार लो। यानी कि कंडीशन एक अपॉर्चुनिटी रहती है। जब आप लोग किसी प्रॉब्लम में आए हो, मान लीजिए आज के दिन में लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो। अगर ये प्रॉब्लम ऐसी ही चलती रही तो आने वाले टाइम में बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाओगे। तो यहां पर ये इस तरीके से जब पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, तो अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए कि कैसे सिचुएशन के साथ में लड़ना है और इससे बाहर निकलना है। तो ये बातें हैं यहां पर। बाकी वही बातें हैं जो हमारी कंट्री में बोला गया था कि काफी बड़ा जो पैकेज प्रोवाइड कराया गया है, एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर वो चीजें नहीं पहुंच रही हैं, हवा में चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो वो सारी चीजें आप लोगों से ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आइए अब आज का जो मैं बेस्ट क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों से बन जाता है। बात की जा रही है यहां पर पेंटागोनिया डेजर्ट के बारे में। तो बोला जा रहा है कि ये लार्जेस्ट डेजर्ट है ब्राजील के अंदर में। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरा बोला जा रहा है ये बाउंड्री जो है इसकी एंडीज जो माउंटेन है उसके साथ में ईस्टर्न साइड में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर आप लोग बताइए। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये सबसे पहला ये ब्राजील के अंदर नहीं है, आप लोग यहां पर इसको देखेगा, ये अर्जेंटीना के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया ये पर्टिकुलर एरिया। इसको आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग इसको कंपेयर कर सकेंगे। तो ये हो गया अपनी प्यारी कंट्री, और यहां पर ये पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एरिया की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा। तो यहां पर ये होगी एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो एंडीज माउंटेन यहां पर आप लोगों को मैंने स्टेटमेंट में बोला है कि एंडीज माउंटेन जो है वो ईस्ट में है, जबकि एंडीज माउंटेन जो है वो इसके ईस्ट में नहीं है, एंडीज माउंटेन इसके वेस्ट में है। तो इसलिए फिजिकल आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए कहां पर क्या लोकेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग के इनसे बन जाते हैं। इसी के साथ में ये लार्जेस्ट डेजर्ट है अर्जेंटीना के अंदर में, और 8th लार्जेस्ट है यहां पर जो पर्टिकुलर वर्ल्ड के अंदर में अगर आप लोग इसको काउंट करते हैं तो। ठीक है, जो बेसिकली इसका एरिया है यहां पर 6,73,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये मैंने आप लोगों को बताई दिया कि एंडीज पड़ता है इस साइड में। ठीक है, बाकी फाल्क आइलैंड, ये फाल्कलैंड जो आइलैंड आप लोग देखते हैं ये किस कंट्री का है यहां पर, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया रहता है। कैप ऑफ फोन यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा। जो जहाज जाते हैं ना उनके लिए काफी खतरनाक एरिया माना जाता है। पानी इतनी स्पीड में बहता है यहां पर कि सिचुएशन जो है कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए माना जाता है कि जहाज चलाने के लिए सबसे खतरनाक एरिया है संसार के अंदर में ये। ठीक है, तो याद रखिएगा कैप ऑफ होव के नाम के इसको आप लोगों ने कई बार इसका नाम भी सुना होगा। ठीक है, आइए अब आगे चलता हूं। कैप ऑफ होर्न नाम तो ऐसे रखते हैं, कई बार इंटरेस्टिंग नाम होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो ना यार, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ना लंबे समय तक याद रख पाएंगी। आप लोग क्या करते हो, चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो, चीज़ों को ना बस ऐसे ही बस टाइम पास के लिए काम चीज़ों को करते हो, आप लोग नजर आते हो। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आप लोगों के सामने जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की जाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप लोग की कल क्वेश्चन वाली वीडियो नहीं आ पाई थी, तो वो जो क्वेश्चन वाली वीडियो है आज आप लोग की कंबाइन कर मर्ज 2 वीडियो आप लोग की एक साथ में आएंगी। ठीक है, तो यानी कि उसमें क्वेश्चन जो होंगे वो डबल होंगे, तो क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, तो उसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा। डिटेल में डिस्कशन रहेगा वहां पर, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं। सारे सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।